Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की और इंपॉर्टेंट चैप्टर की इंट्रोडक्शन से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से आया है, कैसे डिराइव हुआ है, क्यों जनरेट होता है, कैसे डिराइव कर सकते हैं और चार्ज का मास के साथ में क्या रिलेशनशिप है और चार्जिंग के मेथड्स क्या है, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में है चार्ज का इंट्रो। चार्ज का इंट्रोडक्शन का मतलब है चार्ज का वर्ड टर्म पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया, क्या है। द एंशिएंट ग्रीक्स ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एज अर्ली इन द 600 BC। बहुत ज़्यादा पहले, बहुत ज़्यादा पहले डिस्कवर कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के प्रॉपर्टीज के बारे में। They found that a piece of amber when rubbed become electrified and attract the small pieces of paper। उन्होंने देखा था एम्बर करके एक सर्टेन हमारे पास में मटेरियल होता है, उसको अगर हम किसी चीज़ के साथ रब करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस समय उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं की थी, डिस्कवर नहीं किया था, बट स्टिल उन्होंने ये प्रॉपर्टी देख ली थी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सर्टेन क्राइटेरिया से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। And the word electric comes from the Greek word for ember meaning the electrons। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया है, एम्बर की तरफ से आया है और एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वर्ड भी यहीं से आया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर ग्रीक लैंग्वेज में, बट आजकल हम एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एम्बर ये सामने दिख रहा है, कैसा होता है दिखते में, इसका एक इमेज मैंने यहाँ पे लगा रखा है। हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, येलोइश है, ब्राउन सब्सटेंस होता है, जो एशियन टाइम में रेजिन से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों के ऊपर जो रेजिन होता है ना, अगर हम उसको कट करते हैं तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है जो सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड में सॉलिडिफाई हो जाता है, ये वही है। ठीक है, उनके वहां पे एक सर्टेन ट्री मिलता है जिसमें से एम्बर रिलीज होता है और एम्बर से ही ग्रीक लोगों ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इलेक्ट्रॉन के नाम से ही इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर एक्चुअल में बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहा है। ये तो ऊपर जो मैंने बात करी वो एनसीईआरटी में था और एनसीईआरटी में वो चीजें लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, देखो जब हम किसी चीज को रब करते हैं या फिर जब हम किसी चीज को, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो बॉडीज का एक दूसरे से क्या शिफ्ट होता है, चार्ज शिफ्ट होता है। अब कैसे शिफ्ट होते हैं ये चार्ज, बॉडी से कैसे शिफ्ट होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर तुमने किसी चीज को रब किया है, ठीक है, और रब कर रहा है तो उसमें क्या क्रिएट हुआ, फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। फ्रिक्शन क्रिएट हुआ तो ऑब्वियसली बात है बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। अच्छा, इसको समझते हैं, एक सेकेंड ना, एड पेज। ठीक है, देखो कोई भी सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, और वी नो दैट कि है ना सबसे एंड में न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो जब तुम किसी चीज को रब करोगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल से, आउटर मोस्ट कवरिंग से एटम्स जो होते हैं, उन एटम्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है। अब जब ये दोनों है तो ऑब्वियस सी बात है ना, एटम्स में वो एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के इसी रिमूवल की वजह से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरी बॉडी पे जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, आने और जाने की ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो ट्रांसफर है, इसको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोल सकते हो, चार्ज ट्रांसफर बोल सकते हो, ये सब। तो बेसिकली चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बॉडी पे अगर चार्ज है तो वो दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगी और दूसरी बॉडी पे उसको अट्रैक्ट कर पाएगी। तो कुछ इसे कहते हैं। तो चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे क्रिएट होता है। ठीक है, और वो उसमें एसोसिएट होते हैं। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सब कुछ, ये मेरा टैबलेट है, मेरा पेन है, ये मेरी घड़ी है, ये टेबल है, डेस्क है, सबके सब न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर अपन को रबिंग करते हैं या कुछ और करते हैं तो वहां पे चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और बॉडी न्यूट्रल है। वी कैन क्रिएट अ चार्ज बाय डिस्टर्बिंग द मटेरियल, डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। बॉडीज को रब करो तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या आ जाती है, क्रिएट करती है, बॉडी चार्ज क्रिएट करती है।
तो लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉडी क्या मिलेगी, पॉजिटिव, लेकिन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी क्या होगी, नेगेटिव। कैसे समझ सकते हैं, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों को आपस में रब करके मैं अलग ले गया तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के किस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जिधर ज्यादा मात्रा होगी उसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव, और जिधर कम हो गए इलेक्ट्रॉन पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव। तो ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी चार्ज होती है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। प्रोटॉन का इससे कोई लेन देना नहीं है, न्यूट्रॉन का इससे कोई लेन देना नहीं है। तो अगर है तो नोट लिख दो वहां पे कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन ओनली, किसी और पे डिपेंड ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज थे। चार्ज के बारे में एक और बात है कि चार्ज विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और चार्ज की एक और प्रॉपर्टी, अपोजिट साइन वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये देखो ये दोनों अलग है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, ये भी रिपेल कर रहे हैं। क्लियर, अट्रैक्ट, रिपेल और रिपेल, बस इतना ही है हमारे पास में, ये इसकी प्रॉपर्टी इतनी है। और नोट में लिखा है कि एक चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट और न्यूट्रल बॉडी और अपोजिटली चार्ज बॉडी बट इट ऑलवेज रिपेल सिमिलर बॉडी। अगर एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव है तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे। एक के ऊपर नेगेटिव है और एक के ऊपर भी नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे, ये वाली बॉडी उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, तो ये बस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी और चार्ज के बारे में बताया मैंने। ठीक है, इसकी ऐसा ही यूनिट होती है कूलम, इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। ठीक है, और सबसे छोटी यूनिट जो होती है फ्रैंकलिन जो होती है, इसकी सबसे छोटी यूनिट कही जाती है, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ, देखो पहले भी पूछ चुके हैं, सीबीएसई में पूछा हुआ है। ठीक है, why is charge associated with mass? चार्ज हमेशा मास के साथ ही एसोसिएट क्यों होता है, मतलब ये हमेशा उसके साथ ही क्यों रहता है। इसका आंसर है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मास हैज अ सेंट्रल और बेसिक पोजीशन ऑफ साइंस, क्वांटिटीज सच एज अ चार्ज एंड एनर्जी कैन कोरिलेट टू मास। ठीक है, चार्ज से भी एनर्जी का कोई लेना देना है, कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनका। सिमिलरली मास का भी एनर्जी से लेना देना है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ठीक है, काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल हो गई, मास से रिलेटेड एनर्जीज। तो कह सकते हो कि सबके सब मास, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, एनर्जी से। तो ये एक दूसरे के साथ हमेशा एसोसिएटेड होंगे। बट कोई अगर चीज के ऊपर, बॉडी के ऊपर मास ही नहीं है, मास जीरो है, तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा बताओ। जब एम जीरो है तो एटम कहाँ से, एटम ही नहीं है तो फिर उसमें चार्ज कहाँ से। बात समझ में आ रही है। तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है, इन दोनों का डिफरेंस, कि इनका डिफरेंस क्या है, मास में क्या डिफरेंस है, चार्ज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे सी चीजें हैं, देख लेते हैं फटाक से। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मतलब कि क्यू की वैल्यू ये और ये हो सकती है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, ये v पे डिपेंड नहीं होता है, जीरो चेंज, मतलब कि तुम स्पीड बढ़ाओ घटाओ, स्पीड को लाइट की स्पीड से दौड़ा दो तो भी अपने चार्ज की वैल्यू में बदलाव या चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें है ना वेलोसिटी का बहुत लेना देना है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन ने जो गिवन रिलेटिविटी दी है उसके अकॉर्डिंग मास जो है वो उसकी वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट ये फॉर्मूला जो है इसमें बता रखा है कि मास किस तरह से वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तीसरा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी भी ढूंढना बाकी है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है ये, लेकिन इसका क्वांटाइजेशन ढूंढना अभी भी बाकी है। क्यों? क्योंकि मास के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी तक, और अगर किसी साइंटिस्ट ने ढूंढा है तो वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिकल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो सकता है। मास कंजर्व नहीं होता है क्योंकि मास को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे पूछेंगे कैसे कर सकते हैं,
तो E इज इक्वल टू क्या होता है mc²। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है। और पांचवा पॉइंट, इसके बीच का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का हो सकता है चार्ज में, लेकिन मास में हमेशा ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए होता है जी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो ये रिपेल कभी नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉर्मूला F इज इक्वल टू Gm1m2/r² हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो ये हमारे पास में क्या है, चार्ज और मास की बात है। ठीक है, चलो अब मैं क्वांटाइजेशन और वो प्रॉपर्टीज जो मैं बोल रहा था अभी आगे आने वाली उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं जो तुम्हें दिक्कत दे रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज और चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज है ना हमेशा एडिटिव नेचर के होते हैं। इसको है ना थ्योरी में नहीं पढ़ा गया, ये थ्योरी अगर ना पढ़े तो भी बहुत सिंपल सी चीज है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर जितने भी चार्ज है ना तुम उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव 5, नेगेटिव 3, प्लस का 2, 6, इन सबको जोड़ना है तो सीधा एल्जेब्रिकली नहीं जोड़ते हम। जैसे यार देखो एक एग्जांपल दे रखा है, एक सिस्टम में Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 करके चार्जेस है। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 की वैल्यूज दे रखी है कितनी, 5 -6 2 -3 4। तो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज सीधा जोड़ दो, 5 -6 + 2 -3 -4, आंसर आएगा 2 माइक्रोकूलम। तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। एल्जेब्रिकली जोड़ा है, बच्चे जोड़ते हैं ना गणित में वैसे। दूसरी चीज, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइजेशन का मीनिंग यह है कि जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, या फिर इस बॉडी से दूसरी पे जा रहा है, रिपल्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इधर उधर, चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे शिपमेंट हो रहा है। तो चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंटीजर फॉर्मेट में ही जाएगा, कंप्लीट होल इंटीजर में। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक ही जाएगा, 2 ट्रांसफर हुए तो 2 गए, 3 ट्रांसफर हुए तो 3 का ट्रांसफर हुआ है, 4 ट्रांसफर हुए तो 4 का ट्रांसफर हुआ। लेकिन चार्ज कभी भी टुकड़ों में नहीं जाता है। कभी भी तुम ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन गया है, 1.5 इलेक्ट्रॉन गया है, 1/2 गया है, 3/4 इलेक्ट्रॉन गया है, कभी भी नहीं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरे के पूरे शिफ्ट होते हैं, इनका कभी भी टुकड़े नहीं कर सकते आप। तो ये जो चीज दे रखी है ना कि +E -E 2E और 2E माइनस का, ये अलाउड है, लेकिन ये नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड क्यों है? क्योंकि ये लोग क्या है, अभी 2.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5/2, और ये क्या लिख सकते हैं 3/2 E। तो ये चार्ज इस तरह से कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इसके फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, जहां पर n इंटीजर नंबर है और ये रहे इंटीजर नंबर 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, प्लस में और माइनस में। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर आता है हमारे पास में चार्ज कंजर्व होता है। जिस तरह से मास कंजर्व होता है वैसे चार्ज भी कंजर्व होता है। ठीक है, लेकिन मास का तो और कन्वर्जन कर सकते हैं अपन, सॉरी एनर्जी कंजर्व होती है, वैसे ये भी कंजर्व होता है। कैसे? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इट कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो बस यही है सिंपल सा कि चार्ज जो है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। इसको क्रिएशन कर सकते हैं लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इधर उधर क्रिएशन भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर ही कर सकते हैं। ठीक है, इट्स एप्लीकेबल इन ऑल सिस्टम एंड कंडीशन, सभी तरह की कंडीशन और सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये बात हो गई थी, हमारे चार्ज की बात हो गई थी। ठीक है, हाँ, तो एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे, उस नोट को भी देख लेते हैं हम। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय और चार्ज पार्टिकल इन सम केसेस, कुछ जगह पे चार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन द बीटा डीके प्रोसेस ऑफ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके एक रिएक्शन होती है जो न्यूक्लियर में, क्लास 12 में ही तुम आगे पढ़ोगे। ठीक है, और वहां पे हम न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज द बीटा डीके। वहां पे मास जो होता है, वहां पे जो चार्ज होता है हमारा, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय और क्रिएट हो सकता है, लेकिन अभी उसको यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है,
बॉडीज को चार्ज करने की मेथड, बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करो, ऐसे रब करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जैसे भी तुम्हें रब करना है करो। लेकिन जब बॉडीज एक दूसरे के साथ में रब करेंगे, उनको चार्ज करेंगे, तो बाय रबिंग द टू बॉडीज टुगेदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट्स अपीयर साइमल्टेनियसली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों ही बॉडी के अंदर क्या होगा, सेम अमाउंट में चार्ज क्रिएट होगा। कैसे? बलून को सिर से रब कर रहा हूं मैं, दीवार पे चिपका रहा हूं, तो मेरे हेयर्स और बलून दोनों में उतना ही चार्ज क्रिएट होगा जितना कहाँ क्रिएट होगा, दूसरी बॉडी में क्रिएट होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ये कॉम दे रखा है और यहाँ पे पेपर पीस दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये देखो रब करने के बाद में उतना ही चार्ज को क्रिएट करेंगे और ये एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर दूसरा देख लो, एक ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर ऐसे 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 रब किया और रब करके हटा दिया, तो ग्लास रॉड के ऊपर जितने भी चार्जेस थे वो पॉजिटिव आ गए और सिल्क रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव। अच्छा बच्चों देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव आने का रीजन तो ये है कि कोई बॉडी अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को कितना लूजली और टाइटली पैक करती है। अगर तुम रब करके किसी पे चार्ज क्रिएट करने की कोशिश करो तो हो सकता है एक बॉडी पे नेगेटिव आए और एक पे पॉजिटिव, ठीक है। और उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वहीं पे आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर पा रहे हैं, और नेगेटिव वहाँ आएगा जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर होल्ड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे भी वही केस है। ग्लास रॉड इसलिए पॉजिटिव हुई क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के होल्ड करके रखने की कैपेबिलिटी नहीं है, और सिल्क का क्लॉथ क्या, नेगेटिव चार्ज इस वजह से हो जाता है। दूसरा हम अगर बात करें तो इंडक्शन का मेथड होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, एक न्यूट्रल स्फीयर रखे हुए हैं यहाँ पे ए और बी, उसके पास में हम क्या लेके आते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आते हैं, तो इन दोनों न्यूट्रल बॉडी में से जो नेगेटिव चार्ज मतलब अपोजिट नेचर का जो भी चार्ज है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव के पास आ जाएगा, और रिपेल होके कौन इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। देन यहाँ से ही ग्लास रॉड से फिर हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। पहले ये कांटेक्ट में है, फिर जैसे ही इधर इधर रिपल्शन और अट्रैक्शन से ये नेगेटिव इधर आ गए, पॉजिटिव इधर आ गए, तो हम इन दोनों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, इंडक्शन आ गया। नोट करो यहाँ पे हमने कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। तो जहाँ पे इंडक्शन मेथड की बात होती है वहां पे हम कह सकते हैं कि बॉडी विदाउट एनी कांटेक्ट एक दूसरे को क्या कर पा रही है, चार्ज कर पा रही है। इसी को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। और लास्ट हमारे पास में आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये तो बहुत सिंपल है। अगर मैं इस रॉड को सिर से रब करता हूँ और किसी चीज के कांटेक्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे हमारे क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू ये न्यूट्रल स्फीयर क्या हो गया, चार्ज हो गया, और वापस रॉड को हटा दो, सारा का सारा चार्ज इस पे आ गया। अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब है ना एक बॉडी दूसरी बॉडी पे चार्ज करेंगे तो चार्जेस की वैल्यू जो होगी आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इफ बॉडी इज अनचार्ज, अगर तुम इस न्यूट्रल बॉडी अनचार्ज बॉडी के इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और तुम 10 लेके आओगे तो इन दोनों बॉडीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 5 और 5 का। 50 लाए तो 25 और 25 का, 60 लाए तो 30 एंड 30 का, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में चार्ज का मेथड थे, 3 मेथड थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग हो गया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। मैं मिलूंगा तुम्हें नए टॉपिक के साथ में और डिटेल में पढ़ेंगे जिस तरह से आज इसको पढ़ा है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और उन दोस्तों को जरूर भेजिए जिसे इसकी बहुत ही नीड है। अभी मैं आपके लिए रेगुलरली एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासेस लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं सारी क्लासेस में क्वेश्चंस, बड़ी बड़ी वीडियोस और क्लास 11 और 12 का साथ में कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, जिसकी वजह से अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेनिफिशियल रहेगा, जहाँ पर आप 11th के साथ 12th भी पढ़ पाएंगे। तो मैं इस पूरे साल में 11th का कोर्स बीच बीच में चलाता रहूंगा ताकि 11th वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहे, 12th का कोर्स भी चलाता रहूंगा ताकि 12th वालों के लिए भी हेल्पफुल रहे, और जो बच्चे JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों ही टाइप की वीडियो और दोनों ही टाइप का कंटेंट हमेशा आता रहेगा, ठीक है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और ये कलरफुल नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए, और डाउट सेशन में अगर तुम्हें कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछने के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो जरूर कीजिए।
उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।